नमस्कार। मैं हूं आपका अंजुमान संजीव चौहान और मेरे साथ पटना बिहार की राजधानी से बने हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पॉलिटिकल एनालिसिस्ट कौशलेंद्र मिश्र। स्वागत है कौशलेंद्र जी आपका स्टेट मिरर हिंदी जी, में। नमस्कार। कौशलेंद्र जी, इस वक्त तो पत्रकारों को और आप जैसे वरिष्ठ पत्रकारों को जो राजनीति के गलियारे गलियारे की हर जगह पैनी नजर रख रहे हैं। नेता तो अपना जानते हैं, अपनी अपनी पार्टी का जानते हैं, विरोधियों का आप तो विरोधी और पक्ष विपक्ष सबका जानते हैं। जानना ये चाहेंगे सबसे पहले कि बिहार इलेक्शन का जो पहला चरण गया है उसमें रिकॉर्ड मतदान हुआ है, जो कि 75 साल का इतिहास बना है। एक तो वो बड़ी खबर है। एक बड़ी खबर अब ये 2 दिन से आ रही है कि तेज प्रताप यादव, जो कि लालू प्रसाद यादव के पुत्र हैं बड़े और निकाले हुए हैं, इनको ZY+ की सिक्योरिटी दे दी गई है केंद्र सरकार द्वारा। ये क्या गेम है, क्या है ये सब? देखिए, अभी हम लोगों को भी इसकी सूचना मिली है कि तेज प्रताप यादव की सुरक्षा बढ़ाई गई है। तेज प्रताप यादव की को लेकर के अभी आप कुछ पिछले दिनों के घटनाक्रम को अगर आप देखेंगे तो उनके इमेज में काफी सुधार भी आया है। तो नेचुरल है कि पहले जो उनकी इमेज रही है, वो जो उनकी स्वाभाविक इमेज रही थी, किसी अपना स्वरूप बदल लेना, कभी कुछ शिव बन जाना, कभी कृष्ण बन जाना, कभी किसी और रूप में आ जाना, या बेतकल्लुफ होकर के कुछ भी बोल देना। लेकिन इस इधर बीच में उनकी इमेज इस तरह से गढ़ी जा रही है, हम तो कहेंगे कि गढ़ी जा रही है, कि अब उनके इमेज में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। इसी का परिणाम है कि उनकी सुरक्षा में भी बढ़ोतरी की गई है। नहीं तो ऐसा अभी कोई आपात स्थिति थी नहीं, या ना कोई उनको थ्रेट मिला था जिससे उनको बहुत सुरक्षा की जरूरत थी। राहुल गांधी, सोनिया गांधी जैसे लीड लाइन के जो लीडर्स हैं अपोजिशन के, कंट्री लेवल के, उनकी सुरक्षा कम है। और तेज प्रताप यादव जो अपने परिवार के, अपने भाई, अपनी बहनों के बीच में ही बेचारे दूध की मक्खी की तरह अलग किए गए हैं, उनको Y+ कैटेगरी सिक्योरिटी अपने आप दे दी जाती है। तो यानी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सेकंड चरण जो आ रहा है, दूसरा चरण बिहार इलेक्शन का, मतदान का, इसमें तुरुप का पत्ता साबित हो रहे हो और ये कोई बहुत बड़ा गेम चेंजर बन जाए जाके बिहार की राजनीति में आने वाले समय भाजपा और नीतीश नहीं नहीं, कुमार। बिल, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही सवाल उठाए हैं, और आपका इशारा भी बिल्कुल सही दिशा में है। जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, भाजपा की जो रणनीति है, जो या पहले भी रही है महाराष्ट्र में या दूसरे अन्य राज्यों में, भाजपा जदयू के माध्यम से तो काम कर ही रही थी, बिहार में अपना विस्तार कर ही रही है। उसने तेज प्रताप यादव को भी एक मोहरा बना लिया है। और तेज प्रताप तब मोहरा बन गए थे जैसे जब महागठबंधन की सरकार टूटी थी। तो उस समय भाजपा या एनडीए का एजेंडा एकमात्र था कि लालू परिवार को दो फाड़ में कर दिया जाए, या तोड़ दिया जाए, उनकी ताकत कमजोर होगी। तो उनको सबसे कमजोर नस मिले थे तेज प्रताप यादव उस दौरान। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई। उन परिस्थितियां बदलती गई और सब इनके पक्ष में होते गए, तेज प्रताप यादव के पक्ष में, और उनको प्रमोशन भी मिलता रहा। आपने अभी देखा होगा कि जो भी वो चुनाव प्रचार के लिए निकले हैं, जब परिवार से उनका कोई वास्ता नहीं है, ना कोई सपोर्ट है, और विरोध में वो परिवार के अपने दल बना करके चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं, और उन्होंने पार्टी भी खड़ी कर ली है, कई कैंडिडेट भी उतार दिए हैं उन्होंने अपने दल से। ऐसे में वो हेलीकॉप्टर लेके घूम रहे हैं। तो एक विधायक की आमदनी क्या हो सकती है, या उनके पास अपनी निजी ऐसी कौन सी अभी चिराग हाथ लग गया है जिसके कारण जो है वो लगातार कैंपेन हेलीकॉप्टर उड़ा के करना, और ये दम भरना कि तेजस्वी अगर हमारे क्षेत्र में आएंगे तो हम भी उनके क्षेत्र में जाएंगे। तो ये सब एक्टिविटीज जो है सब बता रही है वो पूरी तरह से किसी के हाथ में खेल रहे हैं। और निश्चित है कि ये आने वाले समय में उनका और भी उपयोग होगा। और ये दूसरे चरण का चुनाव तो अब मंगलवार को है, मतदान हो जाएगा। लेकिन इसके बाद की जो राजनीति बिहार में शुरू होगी,
कैसे जैसे कौन लोग चुनाव परिणाम आने के बाद किनारे होंगे, वही कई लोग किनारे हो जाएंगे, कई लोगों की राजनीति समाप्ति की दिशा में आगे बढ़ जाएगी। और ये चुनाव जो है बहुत इस बार मायने रख रहा है, इस दृष्टि से कि कुछ लोग अधिक उम्र के हो चुके हैं, कुछ लोग जो है नेपथ्य में जा चुके हैं, और कुछ लोग जो है अपना कैरियर शुरू करने के दौरान ही वो समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि उनको ये चुनाव परिणाम उस तरह से अगर नहीं आता है तो वैसे में तेज प्रताप यादव एक विकल्प के रूप में मौजूद रहेंगे, जिसका कि जैसे चाहे उपयोग एनडीए भाजपा करती रहेगी। ऑस्ट्रेलियन मिस्टर, आपकी बातचीत से तो ये लग रहा है कि जिन तेज प्रताप यादव को छिटक दिया गया था, परिवार से निकाल के समझ रहे थे कि लावारिस हो गए, उस सड़क के आदमी हो गए हैं, बीजेपी ने उन्हें तुर्क का पत्ता बना लिया है, 22+ दे के हेलीकॉप्टर से घुमा के, और वो लावारिस नहीं है, वो तुर्क का पत्ता हो गए हैं, जो इलेक्शन के बाद बहुत बड़ा गेम। बिल्कुल 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 ये जो हम तो कह रहे कि सवाल तो खुद में खड़ा होता है ना, कि भाई अचानक से उनके पास ये हेलीकॉप्टर आ जा रहा है, अचानक से उनके पास उतने संसाधन आ जा रहे हैं, कोई जब उनको मदद नहीं कर रहा है तो कौन कर रहा है? अगर भाजपा नहीं कर रही है या एनडीए नहीं कर रही है, तो क्या लालू यादव बैकडोर से उनको मदद कर रहे हैं? और अगर लालू जी के यहाँ से अगर बैकडोर से उनको मदद हो रहा है, तो फिर तेजस्वी वहां उम्मीदवार क्यों दे रहे हैं? क्यों डॉक्टर को उन्होंने बनाया है उम्मीदवार, और उनके लिए वो प्रचार करने भी गए, मेहनत भी करी और अपील भी की लोगों से। इधर इस बीच में कौशलेंद्र दोनों भाइयों में कोई बातचीत नहीं है। कौशलेंद्र जी, लालू यादव उनको पद प्रतिष्ठा तो जी वापस दे सकते हैं, अपना दल अपना परिवार बचाने के लिए, तेज प्रताप यादव को, लेकिन लालू की कुपत ये नहीं है कि वो 22+ सिक्योरिटी दे सकें। ये केंद्र सरकार के ही हाथ में है। जी जी जी। तो इससे क्लियर बिल्कुल है सही बात कि, आपने कही। तो हाँ, इसका इसका मतलब क्लियर ये है कि कहीं बिल्कुल ना कहीं। बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट है। इसमें इसमें कोई ये तो सामने सब लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं कि ये कोई छिपी हुई बात नहीं है, कि जो पर्दे के पीछे से खेल चल रहा है और जो लोग इसमें शामिल किए जा रहे हैं उनको सुविधाएं तो इसके पहले पप्पू यादव को भी दी गई थी, इसके पहले और अन्य नेताओं को भी दी गई है। लेकिन इस एन चुनाव के मौके पर या चुनाव के पहले तेज प्रताप यादव को जिस तरह से महागठबंधन या उनके राजद ने अलग थलग कर दिया था, वैसे में तेज प्रताप यादव को अगर सहारा मिल रहा है, तो वो सहारा कौन है? ये तो प्रश्न चिन्ह तो है ही। और इसमें पूरी की पूरी जो आप बता रहे हैं, वो बिल्कुल सही दिशा की ओर बात जा रही है। दूसरे क्वेश्चन साहब, बिहार में ज्यों ज्यों इलेक्शन करीब आ रही थी तारीख, त्यों तो हम्म, सत्तासीन जो पार्टी है, मैं नीतीश कुमार से कह रहा हूं, और बीजेपी समर्थित, उसने महिलाओं जी के लिए बिहार की खजाना खोल दिया। और अब हम्म, कहा जा रहा है कि इस इलेक्शन में बिहार की महिला मतदाता जो हैं, वो खुलकर निकल के आई थी। पिछले इलेक्शंस तमाम जो हुए राज्य के, उनसे कहीं ज्यादा बिहार की जी महिलाएं आई हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब जो चुनाव के बाद, जो फाइनली इलेक्शन के बाद जो रिजल्ट आए, परिणाम आए बिहार विधानसभा चुनाव के, उसमें महिला जो मतदाता है वो साइलेंट फोर्स की तरह निकल के आए। गजब की। नहीं देखिए, पिछले भी चुनाव की को अगर आप देखें, जैसे 2010 में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे बिहार में, तो एनडीए को भारी बहुमत प्राप्त हुआ था, कई थोक भाव में वोट मिले थे। अगर आप माने जो महिलाएं जब जब आगे बढ़ी हैं, तब तक सत्ता पक्ष को यहाँ लाभ हुआ है। हालांकि देश के परिप्रेक्ष्य में इसे दूसरे रूप में लिया जाता है, एंटी इनकमेंसी के रूप में, कि नहीं नहीं सत्ता के विरोध में अधिक मतदान होता है, या जो लोग निकलते हैं वो विरोध में अपना मत देते हैं। लेकिन बिहार में यह पिछले दो ट्रेंड में जो हम लोग देखते हैं, 2010 और 2015 के चुनाव को, तो उस वक्त जो है फायदा हुआ है जदयू और अन्य पार्टियों को। क्योंकि जदयू इसलिए कह रहे हैं स्पेशली कि 15 में जदयू भाजपा के साथ नहीं थी, उस समय महागठबंधन के साथ थे वो, और उस वक्त भी उनको काफी महिलाओं ने वोट दे करके आगे बढ़ाया था और उनकी सरकार बनी थी।
ये अलग बात है कि फिर बिहार बाद में वो फिर भाजपा के साथ चले गए। बिहार विधानसभा तो चुनाव जब में जो अब दूसरा चरण होना है, पहला हो चुका है। इसमें रोजगार, हम्म, पलायन, जंगल राज, इन सबको असुरक्षा का नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई, पेश किया गया कि अगर भैया इन सबसे बचना है तो नीतीश कुमार और बीजेपी गठबंधन की सरकार को लाइए। क्यों? लालू यादव के टाइम में जंगल राज था। तो क्या नीतीश की हुकूमत सरकारी खजाना खोल के और ये सब नैरेटिव बनाने के चलते क्या सुरक्षित हो जाएगा बिहार, जंगल राज आ जाएगा, कामयाब हो पाएंगे? एक सवाल। और अगर नीतीश कुमार कामयाब हो जाते हैं और बीजेपी दोबारा से सत्ता में आने के लिए अब, तो क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने के कहीं कोई चांसेस रखते हैं या कोई नया चेहरा लाया जाएगा? बहुत अच्छी बात है आपने की कि पहला सवाल तो ये है कि इन जो मुद्दे इन्होंने सामने रखे और जिस तरह से सरकारी खजाना खोला गया, उसका इम्पैक्ट तो दिख रहा है। इस बार जो चुन बम्पर वोटिंग हुई है उसमें उसके कारणों में एक कारण वो भी है। एसआईआर के साथ साथ जो है, ये भी एक प्रमुख कारण है कि लोग जो है सामने आए हैं। और सिर्फ यही नहीं है, इसके साथ सरकार की एनडीए की नीति भी रही है जो शराबबंदी वाली, वो भी पक्ष में मदद, खास करके महिला मतदाताओं को बाहर निकलने के लिए प्रेरित की है। और रही बात दूसरे सवाल का कि सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, जी। तो अभी तक भाजपा के किसी वरिष्ठ नेता ने, जो निर्णायक स्थिति में है, जो निर्णय लेने की स्थिति में है, उन्होंने खुल करके कोई बात नहीं कही है। अमित शाह जी ने भी बस इतना हिंट दिया था कि विधायक दल के नेता अपने नेता का चयन करेंगे। बात फिर यानी वही हो कि जाती है कि क्या जी जी जी। भाजपा के लिए नीतीश जी मजबूरी है या नहीं है। तो मुझे जो लग रहा है कि बिहार में फिलहाल, खास करके बम्पर वोटों के बाद अगर कोई सरकार का गठन होता है या एनडीए सरकार का ही गठन अगर होता है, तो उसमें इनको तत्काल कुछ दिनों के लिए तो मुख्यमंत्री बनाए रखना मजबूरी होगी। अगर ऐसा नहीं करती है भाजपा, तो फिर भाजपा के लिए वो भविष्य में नुकसानदायक हो जाएगा। क्योंकि वोट जो है बिहार की जनता जनमत जो दे रही है, वो चेहरे नीतीश कुमार के नाम पे दे रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पे वोट कर रही है। महागठबंधन में अगर कोई वोट जा रहा है तो वो तेजस्वी यादव के चेहरे पे जा रहा है, न कि राहुल गांधी के चेहरे पे जा रहा है। राहुल जी की नीतियां और राजद और वाम दलों के जो संकल्प पत्र हैं, जो उनकी दृष्टि उन्होंने रखी है जनता से के सामने में, उनको लेकर के वोट जा रहा है। तो बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर ऐसा नहीं करती है तो उनको परेशानी होगी। नीतीश जी को रखना ही इनके लिए मजबूरी होगी अभी फिलहाल। हाँ, ये हो सकता है कि उसके बाद फिर ये कुछ और कर दें, इनको कोई अलग पद दे दें या कोई इनको जैसे भाजपा तो मार्गदर्शक मंडल में भेजने में माहिर है। उन्होंने कई बड़े बड़े नेताओं को ठिकाने लगाए हैं। तो ऐसे में अभी फिलहाल इनका कोई विकल्प नहीं दिख रहा है। नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री अब बनाए जाते हैं, नौबत आती है बनने की, बनाने की, तो क्या उनकी उम्र, हम्म। उनकी कमजोर होती याददाश्त, तमाम चीजें भूल जाते हैं वो, ये सब आड़े नहीं आएंगी प्रैक्टिकली? नहीं, अभी अभी अगर आप देखें चुनाव कैंपेन का जो ये 25 से 35 दिनों का जो दौर चल रहा है, अभी आज शाम में दूसरे चरण का मतदान के लिए प्रचार, चुनाव के लिए प्रचार पांच जो है बजे थम सो जाएगा। खत्म होगा, जी। थम जाएगा। अभी तक नीतीश जी के जो दौरे हैं, उन्होंने 175 से अधिक सभाएं की हैं। वो औसतन 5 से 6 सभाएं प्रतिदिन कर रहे हैं। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि 76 ईयर्स ओल्ड कोई लीडर इतना कैपेबल हो जो जाए? केवल सभाएं नहीं, हेलीकॉप्टर से ही जाना नहीं होता है, कहीं पैदल भी चलना होता है, कहीं मंचों पर जाना होता है।
कई तरह की बातें वो कौशलेन जी जब आप ये कर कहना रहे हैं। चाहते हैं इन तमाम पुख्ता सबूतों उदाहरणों से, सभाओं का जो आपने दिया, 175 सभाएं की हैं, कि सत्ता की सियासत में, सिंहासन की सियासत में बिहार में नीतीश कुमार की उम्र आड़े नहीं आएगी। शुरू में उनको, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना जरूरत है बीजेपी की और उस संगठन की, आप ये हाँ कह रहे हैं। जी जी। ये चूंकि नीतीश जी को हम तो कहे कि कुछ टाइम बीइंग के बाद वो भले ही उनको किनारे कर दिया रिप्लेस जाए, कर या दें। उनके जगह नए विकल्प लाए जाएं, या कुछ ऐसी नीति बनाई जाए जिसको कि स्मूथली चलाने के लिए क्या है कि इसके पीछे देखिए, हमारे पीछे इस तर्क भी है, उसके ऊपर भी ध्यान देना होगा कि अगर ये चुनाव के तत्काल बाद अगर कोई इस तरह की बात करते हैं, नीतीश जी का विकल्प के तौर पर किसी अन्य नेता को आगे करते हैं, तो इनको ये याद भी रखना होगा कि केंद्र की सरकार भी अभी जदयू की ही बैसाखी पे टिकी हुई है। अगर जदयू में भगदड़ हुआ या कोई वैसी कोई बात हुई, तो खुद अपना घर संभालने की स्थिति में नहीं रहेगी भाजपा। इसलिए इनकी मजबूरी, इसीलिए हमने कहा कि एक तो मतदाताओं के मिजाज को देखते हुए, उनकी उनके वोट पैटर्न को देखते हुए, दूसरी केंद्र में इनकी जो स्थिरता है, उसके एक मजबूत खंभे हैं नीतीश कुमार और जदयू। मतलब कौशलेन जी तो ये कहना वैसी चाहते हैं स्थिति। कि इन रिजल्ट्स के बाद, बिहार विधानसभा के फाइनल जो रिजल्ट्स आने हैं, वो रिजल्ट्स आने के हाँ बाद अगर जरा सा भी ऊंच नीच बीजेपी ने करने की सोची नीतीश कुमार को लेके, तो बिहार का बवंडर दिल्ली की सत्ता को, कुर्सी को हिला देगा बीजेपी की, आप ये कह रहे हैं। निश्चित निश्चित रूप से हिला देगा, इसलिए कि आप अब देखिए इस पे फिर वही बात होगी, जैसे महाराष्ट्र में आपने देखा होगा, अगर सीटें जदयू को अगर कंफर्टेबली अधिक आती है, जैसे 43 थे अभी, और ये अगर 50 के ऊपर चली जाती हैं, 60 के एवब में या आ जाती हैं, तब तो इनके लिए और भी कष्टदायक स्थिति होगी। हाँ, लेकिन अगर कम रहती है, तब इनके लिए थोड़ी आसानी होगी, भाजपा के लिए, कि भाई कम लोग हैं तो उनको मैनेज करना आसान है। अधिक सीट दूस अगर आती है, या अभी की जो स्थिति में है वो भी अगर वो आ जाते हैं ऐसे, हालांकि हम लोगों को जो अभी दिख रहा है, फर्स्ट चरण में जो मतदान हुआ है उसमें अधिकांश सीटें जदयू की भी थी, जदयू के क्षेत्र वाले भी इलाकों में मतदान हुआ है, तो वहां जदयू अच्छी पोजीशन में है, इसमें कोई शक की बात भी नहीं है। हाँ, कुछ बिहार इनके विधान, जी 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 बोलिए। बाकी अलायंस जो है वो भले ही वो लूज करने की स्थिति में है, उनका स्ट्राइक रेट जो है, जिसको कि भाकपा माले के लोग आस्किंग रेट कहते हैं, वो गड़बड़ होने जा रहा है। मतलब कुल जमा बिहार में जनता दल जी, यूनाइटेड की जितनी सीटें ऊपर आएंगी, केंद्र में बीजेपी मोदी की उतनी ही मुसीबत बढ़ेगी। निश्चित रूप से, इसलिए कि वो बार्गेन करने की स्थिति में होंगे, और वो जो अब तक वो उन्होंने मांगे नहीं मांग पाए हैं, या वो चीजें नहीं हासिल कर पाए हैं, वो कहेंगे कि भैया अब तो हम लोगों ने मिलजुल करके वादे किए हैं बिहार की जनता के साथ। अमित शाह ने कहा ना कि 25 चीनी मिलें खोलेंगे बिहार में, हाँ। घूम घूम करके उन्होंने कही है। और किसान उनको चंपारण से लेकर के सीतामढ़ी, नॉर्थ बिहार के इलाकों में जो लोग अगर वोट दे रहे हैं, उनकी उम्मीदें और आशाएं पूरी नहीं होती हैं, तो भाजपा के लिए तो बहुत नुकसानदायी स्थिति हो जाएगी। कौशलेन मिश्र इसलिए जी, जी दूसरे चरण के मतदान के लिए अब से कुछ घंटों बाद चुनाव प्रचार थम जाएगा 5 बजे। ये बात हम कर रहे जी हैं 9 नवंबर को दोपहर बाद, ठीक है। जी जी सवाल ये कि बिहार विधानसभा के दूसरे चरण में 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों पे 11 नवंबर को जो मतदान होना है दूसरे चरण का, उसमें करीब करीब 3,70,13,556 मतदाता भाग लेंगे और बताओ। 302 उम्मीदवार उतर रहे हैं 45,399 मतदान 302, केंद्रों के ऊपर। 302 ने 1302 उम्मीदवार। 1302,
1302 उम्मीदवार उतर रहे हैं। 45,399 मतदान केंद्रों पे मतदान होगा। ये बहुत बड़ा मतलब संख्या है ये बल। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि जो खास जगह बची हैं वो हैं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका। ये सब बड़ी बहुत ही मतलब टक्कर की, कांटे की टक्कर है। दूसरा नहीं, कांटे की तो टक्कर नहीं है ये। चंपारण जो है, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, ये भाजपा के गढ़ रहे हैं, वहाँ इनकी सीटें अधिक संख्या में रही हैं। और अच्छा। हो सकता है कि इस बार इनकी सीटों में और बढ़ोतरी हो जाए, क्योंकि एक सीट है इनकी सिकटा। अभी थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई है दीपांकर जी से, तो या और उनके दलों के और नेताओं से, तो उन लोगों को लग रहा है कि शायद इस बार वो वहां लूज कर जाए, क्योंकि जो मेहनत उन लोगों को करनी थी और जो कर रहे हैं, लेकिन वहां का जो अभी नया समीकरण बन गया है, वहां और भी जो उम्मीदवार आ गए हैं फील्ड में, जो चुनाव लड़ रहे हैं, उससे उनको आशंका हो रही है। वैसे हालांकि वो फिर भी उम्मीद में है कि हम सीट निकाल लेंगे। तो उसी तरह सीमांचल के जो इलाके हैं, वो वहाँ भाजपा के साथ जदयू की भी मौजूदगी है वहां पे। प्रथम जी। चरण में जो रिकॉर्ड वोटिंग हुई है, 64% से ऊपर की हम्म। रिकॉर्ड वोटिंग जो गई है पहले चरण के मतदान जी। में, 75 साल जी। के अंदर बिहार विधानसभा के लिए पहली बार इतना ऊंचा ये जो रिकॉर्ड मतदान हुआ है, ये दूसरे चरण के मतदान को कहीं प्रभावित करेगा? और करेगा तो किस रूप में करेगा? नहीं, निश्चित रूप से ये उम्मीदें हम लोग भी कर रहे हैं कि पहले चरण के मतदान को देखते हुए दूसरे चरण में भी लोग घरों से निकलेंगे। और जो अब हम लोगों को सूचना मिल रही है कि जो लोग अभी छठ में आए हुए थे यहाँ पर्व मनाने के लिए, और जो सीमांचल और भागलपुर और उन इलाकों, जमुई और इस सब इलाकों में जो वो अभी ठहरे हुए हैं, वो लोगों ने पहले से ही यह तय कर रखा है कि हमको अपना वोट दे के ही वापस लौटेंगे। कई लोगों को भाजपा के लोगों ने टिकट दे दे करके भी बुलवाया है, जो प्रवासी मतदाता रहे हैं बिहार के लोग हैं, उनके प्रवासी साथ। बिहार के लोग। हाँ, प्रवासी बिहार के लोग हैं, तो उनके लिए भी वापसी की भी वैसे ही अरेंजमेंट की गई है, जो कि वो लोग जाएं तो वोट करके ही जाएं। तो अब खास करके सीमांचल का इलाका, जिसको आप कह सकते हैं कि वहाँ अल्पसंख्यक बहुल भी आबादी है, जहाँ ओवैसी साहब की पार्टी भी चुनाव मैदान में है, तो उन उन इलाकों में तो लोग को अभी सेकंड चरण में मौका मिलेगा ना मतदान करने के लिए, तो वो लोग तो और भी जम करके वोटिंग करेंगे। ऐसे में उम्मीद बढ़ती है कि पहले चरण की तरह आने तो उनसे और बेहतर ही मतदान प्रतिशत, माने वोटर टर्नआउट जो है सामने दिखाई दे। कौशल जी, चलते चलते एक सवाल में, मेरे छोटे छोटे कई सवाल हैं, आप एक एक करके जवाब दे दीजिएगा। कोसाद्दीन जी। ओवैसी जो हैं, इनकी क्या जी। स्थिति होगी इस चुनाव में? बीजेपी के ये मतलब ये शैडो बन के निकलेंगे? नहीं, नहीं, इस बार इनकी स्थिति बहुत खस्ता हालत होने जा रही है। ये जो पिछले चुनाव में जो इन्होंने चमत्कारिक प्रदर्शन किया था, हम्म। वो इस बार स्थिति नहीं है। वहां के मतदाता का जो फीडबैक आ रहा है, उससे साफ है कि ओवैसी जी हैदराबाद में अपनी राजनीति करें, बिहार के मुसलमानों को बिहार के लिए छोड़ दें, बिहार की राजनीति के लिए। जनसुराज पार्टी और प्रशांत किशोर कहाँ खड़े होंगे इस चुनाव में? देखिए, ये चुनाव के पहले दिन से ही ये सवाल बिहार की राजनीति में इस बार घूमता रहा है, क्योंकि नए प्लेयर हैं बिहार की राजनीति के लिए, और इन्होंने 2-3 साल पहले से मेहनत कर रखी है। इन्होंने अपनी जगह बनाने की पूरी कोशिश की है, अपने सारे एफर्ट्स इन्होंने लगाए हैं। यहाँ तक कि उम्मीदवारों के चयन में भी इन्होंने अपनी जो रणनीति तय की थी, उसी के तहत इन्होंने उम्मीदवार भी दिए हैं। लेकिन यहाँ यह देखना भी महत्वपूर्ण होगा कि क्या इनके उम्मीदवार जो हैं वो स्थानीय राजनीति पर कोई असर भी रखते हैं या नहीं, या सिर्फ सपने दिखा करके, या कोई हम ये नहीं कहेंगे कि उम्मीदवार उनके गलत हैं। हो सकता है उनके उम्मीदवार बहुत अच्छे हों,
पढ़े लिखे हों, डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, वैसे लोगों को भी राजनीति में आनी भी चाहिए। लेकिन जो बिहार का जो मिजाज है यहाँ के मतदाताओं का, वो तो अपनी स्थानीय जरूरतों को देखते हुए वोटिंग करने का पैटर्न रहा है। तो वैसे में ये कई जगहों पर नुकसान करेंगे। ये दोनों तरफ नुकसान कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनडीए को करेंगे या महागठबंधन, इंडिया गठबंधन को करेंगे। ये कई जगह कौशलन दोनों जी को नुकसान करेंगे, कौशलन जी लेकिन इसका इसका कहीं जवाब आप भी फायदे दे में सकते नजर हैं। नहीं आ रहे। कौशलन जी इसका जवाब आप दे सकते हैं। असाउद्दीन ओवैसी जी। को शैडो माना जाता है बीजेपी की मदद वाला। मुस्लिम जो कम्युनिटी है जी। उसमें कहते हैं असाउद्दीन ओवैसी मुसलमानों का नुकसान और बीजेपी का फायदा करते हैं, मुसलमान होने के बाद भी। अब अगर इस बार असाउद्दीन ओवैसी बिहार की राजनीति में चुनाव में विधानसभा 2025 के में कोई उलटफेर बहुत बड़ा नहीं कर पाते हैं, तो क्या असाउद्दीन ओवैसी के से रोल में जनसुराज पार्टी और प्रशांत किशोर होंगे बीजेपी के लिए मददगार? अपना भले ही कुछ बने ना बने, लेकिन बीजेपी की मदद कर जाएंगे इनडायरेक्टली, ऐसा कुछ लग रहा है? नहीं, देखिए, ओवैसी साहब का एक खास पॉकेट है जिसमें वो काम करते हैं, या जो जहां से उनकी पिछली बार सीटें भी निकली थी। प्रशांत किशोर जी का ऐसा कोई स्पेशल पॉकेट नहीं है। वो पूरे बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, 243 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं, और उनकी सब जगह एक पैटर्न पे वो काम कर रहे हैं। इसलिए अगर विकल्प की बात होगी तो ओवैसी से कहीं ज्यादा आगे निकल जाएंगे प्रशांत किशोर। लेकिन फिर इसमें सवाल ये खड़ा होगा कि क्या प्रशांत किशोर अ, भाजपा के विचारों से मेल खाते हैं? नहीं। इसका उन्होंने पहले ही दिन स्पष्ट कर रखा था, और कई इंटरव्यू में उन्होंने कहे भी हैं कि मूलतः वो भाजपा विरोधी व्यक्ति हैं। तो वैसे में विरोध के नाम पे फायदा पहुंचाने की बात स्पष्ट नहीं हो पाती। एक अंतिम सवाल कौशलेंद्र मिश्र जी, जी। समस्तीपुर में सड़क पे जो पर्चियां मिली थी वीवीपैट की, ये क्या कहानी हम्म। है? देखिए, ये मॉकपोल होता है जिसके लिए जिस समय में ईवीएम में उम्मीदवारों के जो चुनाव अभिकर्ता होते हैं, जो इलेक्शन एजेंट होते हैं, वो वोटिंग करते हैं। और वोटिंग करने के बाद जो चुनाव का नियम है कि मतदान तक वो पर्चियां कटिंग करके, श्रेड करके उसको सुरक्षित रखी जाती है। लेकिन जैसे कि अब तो जांच के बाद सामने आएगी पूरी बातें। चुनाव आयोग ने भी जांच का रख दे रखा है, प्रशासन भी जांच कर रही है, डीएम खुद भी गए थे। सारी पर्चियों को इकट्ठा किया गया है। कई वहां कटिंग किए हुए पर्चियां भी मिली है, और कई समूचे भी मिले हैं जो पूरी कटिंग नहीं की गई थी। तो पहले तो कुल मिला उन्होंने के कार्रवाई कर दी जी जी। संबंधित अधिकारियों पर या कर्मचारियों पर। उसमें होता है कि ये लोग जो है ना, जो शाम के वक्त जो इलेक्शन समाप्ति के बाद जो निकलने की होड़ होती है और समय पर ईवीएम जमा करने की बात होती है, तो उसमें इन लोगों ने वो तो समझ में आती है। लेकिन जब मॉकपोल जो आप कर रहे होते हैं, उस समय तो कोई ऐसी हड़बड़ी रहती नहीं है। तो कुल ये जमा घोर कौशलेंद्र मिश्र जी लापरवाही का। यही कहना कुल जमा आप यही कहना चाह रहे हैं कि इस बिहार के 2025 विधानसभा इलेक्शन में भले ही जी। बुजुर्ग हो चुके हों, बहुत ज्यादा 76 साल के हो चुके हो नीतीश कुमार, लेकिन नीतीश कुमार को हल्का मत समझिए। ओवैसी इस बार पिछले चुनाव के 2020 की तरह की टिकेंगे नहीं, और जनसुराज पार्टी वाले प्रशांत किशोर अपने लिए जगह बनाने के लिए जद्दोजहद में जुटे हैं। लेकिन अगर बिहार में नीतीश कुमार के साथ कोई बवंडर पैदा हुआ मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेके, तो वो तूफान की तरह पहुंचेगा दिल्ली, बीजेपी और मोदी तक। यही कहना चाहते हैं हम लोग, इसके जी। साथ बात खत्म करें। जी। शुक्रिया जी, धन्यवाद। कौशलेंद्र जी। जी शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। संजीव चौहान से 6 मिनट हिंदी के लिए बात करने के लिए। धन्यवाद।